हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थर्ड लेक्चर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। अभी तक हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के नेमिंग्स को पढ़ लिया। नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था और आज के क्लास में हम लोग जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के बारे में। ठीक है ना, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के बारे में। ठीक है ना, तो पहले ये देख लेते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हम लोगों को क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले ये देखिए कि कार्बन तो आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और ये इसका साइज जो होता है वो छोटा भी होता है। साथ ही में हैलोजन में जो हमारे पास कौन कौन आता है, हैलोजन में हमारे पास कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि एस्टेटिन को हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एटम, जैसे हाइड्रोजन हुआ और क्लोरीन हुआ। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्लोरीन की ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि सर क्लोरीन जो होगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा ही रहेगा और साथ ही में ये क्या करता है, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जब क्लोरीन के पास अभी क्या है, अपना तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस आया है जिसके कारण से इस पर क्या होता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन का चार्ज लिया गया है, मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो डेवलप्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी भी बोलते हैं। इन पहले ये एटम में कोई पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन जब कभी भी क्या हुआ, जब कभी भी कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उन पर क्या होगा, पोलैरिटी डेवलप्ड होगी। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं भैया, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, क्या यहां पर पोलैरिटी डेवलप्ड होगी? नहीं डेवलप्ड होगी। क्यों नहीं डेवलप्ड होगी? क्योंकि सर ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन ही है। दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। दोनों के दोनों अगर एलिमेंट्स सेम है तो क्या होगा कि ना ही ये एटम इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है, सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कोई भी एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। इसके कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। और इन एलिमेंट्स को, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं अब लॉजिक पे आते हैं। ठीक है ना, कि सर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की अपनी तरफ। ठीक है ना, तो उसमें पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल्स में अगर आप देखिएगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है ना, लास्ट ग्रुप होता है 18th ग्रुप जिसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस एकदम स्टेबल एलिमेंट्स होता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है। तो उसके पहले वाले ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब 17th ग्रुप की। 17th ग्रुप में कौन एलिमेंट होता है, फ्लोरीन। तो याद रखिएगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन की होती है और उसके बाद नाइट्रोजन की होती है इंटायर पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आपका क्लोरीन आता है, इसी तरीके से चलता है। ठीक है ना, लेकिन हमको जो है वो सिर्फ देखना है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के ही नेचर को हमको स्टडी करना है। तो मैं हैलोजन में लिखवा देता हूं कि पीरियोडिक टेबल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो हैलोजन में क्या होगा,
आपको पता होगा लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने ऑर्डर भी बताया था। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ऐसे याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, साइज डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो टॉप टू बॉटम, जब कभी भी आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, उसके बाद होगा क्लोरीन का, उसके बाद होगा ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का होगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड होगा। तो अब यहां पर देखते हैं कि सर कार्बन अगर किसी भी एक हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा। सर ज्यादातर क्या टेंडेंसी होगी कि हैलोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यही होगा पोलैरिटी। ये आपको ज्यादा काम तब आएगा जब कभी भी हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, या फिर पहले भी के लेक्चर में जब हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़ा था, या फिर आपने देखा भी होगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम लोग इसमें हैलोजन फॉर्मेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि सर पोलैरिटी डेवलप्ड होगी और हैलोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये हो गया पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम लोग को ना नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन में 3 चीजें पढ़नी है। पहला चीज क्या पढ़ना है, पहला चीज हमको पढ़ना है बॉन्ड लेंथ के बारे में, दूसरा हमको पढ़ना है डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में, और तीसरा और लास्ट आपको पढ़ना है पोलैरिटी के बारे में। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बारे में क्या क्या होता है, पहला पॉइंट हम बता देते हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सर बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, कोई भी 2 एटम जब आकर के आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक की जो दूरी होती है वो आपका कहलाता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। जनरली ये बॉन्ड लेंथ वैरी करता है, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, हाइड्रोजन सब में ये वैरी करता है। लेकिन हम लोग जनरली बात कर रहे हैं अपना कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इस तरीके का होगा। मान लेते हैं कि कोई भी एक एटम है, ठीक है ना, अगर वो यहां पर आकर के बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, कोई भी एक एटम है। अभी हम लोग जैसे कार्बन और हैलोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन होगा और ये मान लीजिए कोई भी हैलोजन ग्रुप है। तो इस कार्बन के सेंटर से इस हैलोजन के सेंटर तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, ठीक है ना, वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। ये कोवेलेंट कंपाउंड का है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कि सर बॉन्ड लेंथ में क्या देखना है, कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्डिंग, हर जगह कार्बन सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं हैलोजन में, पहला हैलोजन मेरा क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, देखते चलिए। सर पहले में हमने क्या रखा, कार्बन रखा। दूसरा, अगर ये कार्बन का बॉन्ड अगर किसके साथ बना हो, फ्लोरीन के साथ, अगर ये कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन जाए, फ्लोरीन के साथ, किसके साथ बन जाए, फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना। तो देखिए इसकी जो साइज होती है ना, कार्बन और फ्लोरीन की साइज, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। क्यों सर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम पीरियड के होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा नहीं, तो साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है ना। क्योंकि फ्लोरीन की साइज थोड़ी और ज्यादा छोटी होती है, लेकिन साइज हम लोग सेम मान के चलते हैं, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का इक्वल नंबर ऑफ शेल्स होता है। आगे आइए, नीचे में हम लोग देखते हैं, ये हुआ कार्बन। अब कार्बन फ्लोरीन के बाद अब क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सर यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्स बड़े हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर अब आइए कार्बन, और उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा होगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होगा, कार्बन, और उसके बाद सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन होगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि सर जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, हर जगह कार्बन तो आपका सेम है, ठीक है ना, हर जगह आपका कार्बन तो सेम है। क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन उससे बड़ा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि सर पहले ये मान लीजिए मेरा कार्बन था, हर जगह कार्बन का ही बॉन्ड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हर जगह कार्बन कॉमन है। पहले ये था फ्लोरीन, पहले ये था फ्लोरीन, उसके बाद आया क्लोरीन, उसके बाद आया ब्रोमीन, उसके बाद आया आयोडीन। तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बिल्कुल।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा, देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ सर बहुत ही सिंपल है, कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, है ना, उससे बड़ा किसका होगा, कार्बन क्लोरीन का, उससे बड़ा किसका होगा, कार्बन ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा किसका होगा, कार्बन और आयोडीन का। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की साइज क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की साइज बढ़ती जा रही है, कार्बन सेम है, साइज बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता जाएगा, मैंने अगर आपसे पूछा कि इसको ब्रेक करके दिखाओ, ये छोटा कंपाउंड है, ये छोटा लेंथ है, इसको अगर मैं ब्रेक करने के लिए बोलूंगा तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर इसी के जगह पर मैंने बोला इस पूरे मार्कर को तोड़ के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, ये आराम से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिसका भी लेंथ ज्यादा होता है उसको तोड़ना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, bond dissociation energy means the energy which is required to break the bond is called as the bond dissociation energy। तो bond dissociation energy किसकी सबसे ज्यादा होगी, सर जिसका साइज सबसे कम, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, मतलब कि आपकी सबसे छोटी साइज किसकी है, कार्बन फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी है, कार्बन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा छोटा साइज है तो उसमें बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी होगी कार्बन और क्लोरीन की, उसके बाद एनर्जी ज्यादा पड़ेगी आपको कार्बन और ब्रोमीन में, और सबसे कम किसमें पड़ेगी, कार्बन और आयोडीन को तोड़ने में, क्योंकि सर कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है तो उसको तोड़ना आसान होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी समझ लिए, बॉन्ड लेंथ भी समझ लीजिए। अब लास्ट वाला जो है वो हमारा क्या है, पोलैरिटी। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पोलैरिटी भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को जैसे मैंने बताया था कि कार्बन हैलोजन में 3 चीजें पढ़नी है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड में। पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और थर्ड और लास्ट है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्लास 12th फिजिक्स में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, एंड म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट योर बॉन्ड लेंथ एंड चार्ज इज नथिंग बट जो भी उस पर पोलैरिटी डेवलप्ड होती है या फिर जो भी उस पर चार्ज डेवलप्ड होता है। अगर ध्यान से समझोगे तो मैंने ये दोनों चीज आपको अभी पढ़ा दी है, ठीक है ना। अब देखो चार्ज का अगर आप सीक्वेंस देखोगे, चार्ज का अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो फ्लोरीन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद क्लोरीन पे, उसके बाद ब्रोमीन पे, उसके बाद आयोडीन पे, करेक्ट है। डिस्टेंस में देखोगे तो ये उल्टा होता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो यहां पर क्या होता है कि जब कभी भी आप डाइपोल मोमेंट लिखते हो वहां पर चार्ज मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो अब आ जाइए कि चार्ज पर अगर ये डिपेंड करता है तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरा क्या होना चाहिए। सर अगर डाइपोल मोमेंट मेरा चार्ज पर डिपेंड करता है तो मेरा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कार्बन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन क्लोरीन में, उसके बाद आपका कार्बन ब्रोमीन में, और सबसे कम किसमें होना चाहिए, कार्बन आयोडीन में, क्योंकि फ्लोरीन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है और आयोडीन पर सबसे कम नेगेटिव चार्ज होता है। यही होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए मेरा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट है। चलिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ये ऑर्डर जो है ना डाइपोल मोमेंट का, ये आपका थ्योरेटिकली होता है, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या पाया गया कि सर
कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन से कम है, मतलब सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है कार्बन क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन फ्लोरीन का, और उसके बाद आपका आता है किसका, कार्बन ब्रोमीन का, और एज यूजुअल आता है उसके बाद कार्बन आयोडीन का। ये एक्चुअली इसका रीजन ये दिया गया कि शुरू के ये दोनों एलिमेंट्स में, ठीक है ना, ये शुरू के ये दोनों एलिमेंट्स में आपके क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर रखता है, ठीक है ना। डिस्टेंस किसका ज्यादा है, क्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है फ्लोरीन से, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा मैटर रखता है, ठीक है ना। और बाकी के इन दोनों में आपका चार्ज ज्यादा मैटर रखता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, एक तरह से इसको अगर मैं बोलूं तो ये आपका एक्सेप्शंस है और ये आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस भी होते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है और ये आने का ज्यादा चांस भी होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन है, तो याद रखिएगा कि यही आपका सही होगा। कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है कार्बन फ्लोरीन से, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का होता है, और सबसे कम किसका होता है, कार्बन आयोडीन का। मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है कार्बन फ्लोरीन से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का जो नेचर होता है वो क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना पहला प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ऑफ हैलो एल्केन्स का, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बाय अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। पहला प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, और कौन सा है, बाय अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। किससे हम लोग प्रिपरेशन, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बाय अल्काइल हैलाइड। और इसमें सबसे पहला मेथड जो होता है वो क्या होता है, हैलोजिनेशन मेथड, ठीक है ना। इस पहले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन मेथड। अब देखिए हैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन में क्या होता है कि कोई भी आप एक एल्केन लेते हैं, ठीक है ना, उस एल्केन पे हम लोग क्या करवाते हैं, हैलोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे ये क्या होता है कि कोई भी मैंने एक एल्केन ले लिया, मैं एक CH4 मीथेन ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, मिथ, क्योंकि एक कार्बन है और एल्केन है इसलिए इसका नाम होगा मिथेन, ठीक है ना। इस मीथेन पर मैंने क्या करवाया, मैंने हैलोजिनेशन करवाया, हैलोजिनेशन करवाया X2 के साथ। मैं यहाँ पर क्लोरीन ले लेता हूँ, हैलोजन में क्लोरीन ले लेता हूँ Cl2, ठीक है ना। ये होता है आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लोरीन क्लोरीन जो होता है, अगर ये देखिएगा Cl2 के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, Cl और ये Cl होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जब कभी भी ये बॉन्ड टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये हैलोजिनेशन से होता है और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सर जैसे मैंने बताया था कि एक क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस मीथेन को जो CH4 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है ना। क्या होता है कि हैलोजिनेशन में, हैलोजिनेशन में क्या होता है कि यहां से ये हाइड्रोजन यहां से हटता है और यहां से ये क्लोरीन जो होता है ना वो यहां पर आकर के अटैक करता है और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में चले जाते हैं। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना करके वो निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का यहाँ पर जाकर के ये अपना बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या बना देगा, CH और यहाँ पर जो होगा वो एक फ्री रेडिकल होगा,
कार्बन के पास, और इसी फ्री रेडिकल से ये क्या बनेगा, क्लोरीन भी अपना करके एक फ्री रेडिकल देगा और यहाँ से एक बॉन्ड बना देगा और ये बन जाएगा क्लोरीन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हैलोजिनेशन में जो क्लोरीन जो हम लोग रखते हैं ना वो एक्सेस अमाउंट में रखते हैं। एक्सेस अमाउंट में रखने का मतलब क्या हुआ कि सर आपका हैलोजन जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, मतलब ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं स्टॉप होगी। क्यों? क्योंकि आपका क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, मतलब ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, फिर से हम लोग इस पर क्लोरीनेशन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ से क्या होगा कि सर ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, अब ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक क्लोरीन तो पहले से आकर के लगा ही हुआ था, ठीक है ना, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पर पहले से तो एक क्लोरीन लगा ही हुआ था, और ये क्लोरीन जब टूटता है तो आपको पता होगा कि क्लोरीन और क्लोरीन ऐसे टूटते हैं, तो ये वाला क्लोरीन जो होगा ना वो यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक हैलोजन फिर आकर के यहाँ पर अटैक कर देगा। अभी भी क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में ही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो फिर से क्या होगा, फिर से इस पर हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ना वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रहेगा और ये क्लोरीन पहले से था, ये क्लोरीन पिछले स्टेप में बना है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर के यहाँ पर क्या बना देगा, एक और बॉन्ड बना देगा क्लोरीन का। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या बना, ये कंपाउंड बना CHCl3, देख लीजिए CHCl3। ठीक है ना। अब यहाँ पर से एक और चीज देख लीजिए कि क्या मेरे पास अभी भी क्लोरीन खत्म हो चुका हुआ है, नहीं, अभी भी मेरे पास क्लोरीन बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इसका सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग इसका फिर से रिएक्शन करवाते हैं और ये फिर से हमको क्या दे देगा कि सर ये यहाँ पर ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद ये भी हाइड्रोजन अब हट चुका होगा और यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl और अब ये भी Cl। तो कुल मिलाकर के सर इसके जो भी चारों हाइड्रोजन थे वो किससे रिप्लेस हो गए, क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, और ये CH4 से बना हुआ है तो इसका पहला जो प्राइमरी कंपाउंड कौन सा होगा, मीथेन ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने यहाँ पर करा क्या है। हैलोजिनेशन में पहला चीज क्या होता है कि सर हैलोजिनेशन में जो होता है आपका क्या होगा कि आपका क्लोरीन जो होगा ना, क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीन पर फ्री रेडिकल जब रिएक्शंस होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन्स में वो टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन मीथेन का हटाते जाना है और उसके जगह पर एक हाइड्रोजन लगाते जाना है। ये तब तक लगा रहेगा जब तक क्लोरीन पर क्या लिखा होगा, एक्सेस क्वांटिटी लिखा होगा। जब तक क्लोरीन पर एक्सेस क्वांटिटी लिखा होगा ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करती रहती है। ठीक है, तो इसको आप पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया तो हम लोगों ने पहला प्रिपरेशन देख लिया कि जिसमें हैलोजिनेशंस के साथ होता है। सर अगर एक्सेस क्वांटिटी नहीं थी होगी तो तब चलिए देखते हैं। ठीक है ना, कि सर मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया CH3 CH2, ठीक है ना, और इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने क्लोरीनेशन किया, एक्सेस अमाउंट में इस बार नहीं लिखा है, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन किया। मतलब इससे तय हो गया कि सर एक ही हाइड्रोजन हटेगा क्योंकि क्लोरीन आपका एक्सेस अमाउंट में नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको यहाँ से क्या करना है, हटाना है। अब यहाँ पर जितने तरह के हाइड्रोजन होंगे उतना तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आप कहीं से भी हटाते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट सेम मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन आपका सिर्फ इस कार्बन से अटैच है। सिमिलरली ये वाला भी कार्बन आपका सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला कार्बन आपका क्या है, 2 डिग्री है, क्योंकि ये वाला कार्बन आपका इस कार्बन प्लस इस कार्बन दोनों कार्बन से अटैच है।
तो यहाँ पर कार्बन अलग अलग तरह के हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो आपको प्रोडक्ट्स भी अलग अलग तरह के मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार हाइड्रोजन 1 डिग्री से हटाएंगे और एक बार हाइड्रोजन 2 डिग्री से हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार 1 डिग्री से हटाते हैं और एक बार 2 डिग्री से हटा के देखते हैं। पहले मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊंगा। प्रोसेस क्या है हैलोजिनेशन का, एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह पर एक क्लोरीन ग्रुप लगाना है। तो चलिए मैंने ये किया CH3 CH2 और यहां से 3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये CH2 बन गया होगा और एक क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इस बार मुझे यहाँ पे मैंने 1 डिग्री किया है और यहाँ पर मैं 2 डिग्री का कंपाउंड बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 था, एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप आकर के लग गया होगा और ये क्या बन जाएगा CH3। देख लीजिए दोनों के दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे है तो 1 2 3, इस पर क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन। चूंकि प्रोडक्ट के नेम अलग है इसलिए प्रोडक्ट भी अलग ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे लॉजिकल बात है कि ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये 2 डिग्री है और ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री है। याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है ना वो हमेशा किसका ज़्यादा होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है ना वो हमेशा ही 3 डिग्री का ज़्यादा होता है 2 डिग्री का उसके बाद, और सबसे कम 1 डिग्री का होता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट मिलता है ना वो हायर डिग्रीज के हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो होगा ना वो आपका मेजर प्रोडक्ट में आएगा। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया भी गया हुआ है कि जब कभी भी ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता था ना तो ये ऑलमोस्ट 80% आपका प्रोडक्ट देता था, जबकि ये वाला माइनर होता है और ये आपको सिर्फ रिमेनिंग 20% ही प्रोडक्ट फॉर्म कर पाता है। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो हायर डिग्री कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। मतलब 3 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप इसलिए हुआ है क्योंकि क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में नहीं है, तो हमको सिर्फ एक क्लोरीन हटाना है और उस एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पर एक क्लोरीन ग्रुप लगाना है। जितने तरह के कार्बन एटम होंगे उतने तरह के आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी 2 चीज़ें सीखी हैं, ठीक है ना, कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद आपका क्लोरीन का, उसके बाद आपका ब्रोमीन का और सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ देखिएगा कि जब कभी भी आप ज़्यादातर रिएक्शंस देखिएगा ना तो रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्शंस में आपको सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसके मिलते हैं, क्लोरीन के या फिर ब्रोमीन के, ठीक है ना। तो उसका कारण ये होता है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हैलोजन की अगर मैं बात करता हूँ, हैलोजन की, ठीक है ना, तो फ्लोरीन जो होता है ना वो सबसे छोटा होने के कारण, फ्लोरीन की साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो जो भी चीज़ छोटी होती है ना वो बहुत ही फास्ट मूव करती है, तो फ्लोरीन का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। उसके बाद आपका क्लोरीन का होता है, उसके बाद आपका ब्रोमीन का होता है और सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का होता है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन को हम लोग ज़्यादातर रिएक्शन में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फास्ट हो जाने के कारण से इसको हम लोग ज़्यादातर रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं। और आयोडीन को भी नहीं यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे स्लो होता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बहुत ही लॉन्ग टाइम लेती है कंप्लीट होने में, इसलिए हम लोग आयोडीन को भी नहीं लेते हैं। ज़्यादातर किसको यूज किया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को, ठीक है ना। ज़्यादातर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है। सर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, मतलब CH3C CH3 CH3Cl सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, CH3CH CH3Cl और सबसे कम किसका होगा, CH3CH2Cl, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया आपका 1 डिग्री। कैसे देख सकते हो, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है, 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री
ये कार्बन किस कार्बन से लगा हुआ है 1, और ये 2, और ये कार्बन किस कार्बन से लगा हुआ है 1। और मैंने बताया भी था कि अगर आपको डिग्री निकालना है किसी भी अल्काइल हैलाइड का, तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है उसी की प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है तो यही देखेंगे कि ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच हैं। तो ये 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब लास्ट जो है वो हमारा ये है, एक आगे चल करके ना एक रिएक्शंस दी हुई है जिसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना। वो हैलोजन एक्सचेंज भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में एक आता है स्वॉर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वॉर्ज रिएक्शन भी बोलते हैं, स्वॉर्ज रिएक्शन। अब चूंकि आपका हैलोजन में फ्लोरीन, जैसे अभी मैंने तुरंत बताया कि फ्लोरीन का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज में स्वॉर्ज रिएक्शंस की मदद से हम लोग फ्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं कंपाउंड CH3Br और इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, AgF के साथ। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि सर ये फ्लोरीन ज़्यादा फास्ट होने के कारण ये क्या होता है कि ये यहाँ पर आ जाता है और ब्रोमीन यहाँ से निकल करके इधर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हैलोजन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म हो जाता है, CH3F प्लस AgBr, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। और ये आपका जिस मेथड से प्रिपेयर्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वॉर्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। एक और रिएक्शन है, देख लीजिए, CH3Cl प्लस Hg2F2। अब यहाँ पर क्या होता है कि सर यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज का ही ये पार्ट है, तो यहाँ पर से भी ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा और यहाँ से एक फ्लोरीन यहाँ पर आकर के लग जाएगा। तो कंपाउंड जो होगा वो आपका क्या बनेगा, CH3F प्लस Hg2Cl2, ठीक है ना, Hg2Cl2 बन जाएगा। बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा हम लोगों ने आज पहला मेथड जो है हैलोजिनेशन का हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज होंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।